नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं पावर शेयरिंग। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट रिकैप आपको दिया है पावर शेयरिंग का, लेकिन अब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे पावर शेयरिंग की, क्योंकि कई सारे बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे सर पावर शेयरिंग पे एक डिटेल नोट लेके आइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, और एक बार और मैंने हमेशा की तरीके बताया है आपको सोशल साइंस में फुल आउट ऑफ फुल दिलाने का मैंने जो वादा किया है हर बार की तरीके इस बार का भी रिकॉर्ड मैं पूरा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी पावर को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए चीजों को समझना बहुत बड़ी बात होती है, मेरी बात समझ में आ गई ना। यानी कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप, तीन चीजें आपको ध्यान में समझनी है। क्या बताया मैंने, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी क्या है एक एक चीजों पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप डिफिनेशन क्लियर करो कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। मेरी बात समझ में आ गई। तो पावर शेयरिंग का मैंने आपको मतलब समझाया कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप। इतनी बात क्लियर हो गई। टू इंश्योर दैट नो सिंगल एंटिटी हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल, नो सिंगल एंटिटी हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल। देखिए कोई सिंगल ऐसी पावर नहीं है जो पूरी देश में क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। अगर आप ध्यान से समझोगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। तो पावर को यहां पे क्या किया गया है, बांटा गया है। क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो अभी आपको डिफिनेशन क्लियर हुई, आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मानना, नहीं तो आपको ट्रिगर मिल जाएगा। ट्रिगर मतलब समझते हो यार, ये क्या था क्या था, याद करने लगोगे तो आपको चीजों को समझना है। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और सोशल ग्रुप, इन तीनों में पावर का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, बांटा जा रहा है। मेरी बात समझो, और किसी एक का वजूद नहीं है, सबका इक्वल वजूद देखने को मिलेगा। तो इट हेल्प इन मेंटेनिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों आ गई, बस शब्द क्यों लिया, स्टेबिलिटी का मतलब होता है लेवल को मेंटेन करना एंड प्रिवेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू। यानी यहां पे क्या है, सबसे बेहतर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े नहीं होते। दूसरा अगर देखा जाए, प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब अगर आप समझोगे डिटेल में, तो यानी लोगों को एक्सप्रेस, फीलिंग को एक्सप्रेस करने की आजादी होती है। फीलिंग को क्या करने की आजादी होती है, एक्सप्रेस करने की आजादी होती है। यानी यहां वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छे से समझ लो जाओगे कंटेंट को, उतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई एक्चुअल में पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और सोशल ग्रुप। तीन चीजें आपको ध्यान रखना है, इसी में पावर का क्या है, शेयरिंग है। और नो वन एब्सोल्यूट कंट्रोल, किसी के पास एक मतलब 11 की पूरा कंट्रोल नहीं है, नहीं गड़बड़ा जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता पहला, साथ ही साथ लोगों को इस बात को मतलब एहसास होता है कि समाज में एक बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें क्या हो रही हैं, पूरी हो रही है। इसी को बोला गया है पावर शेयरिंग। और इस पावर शेयरिंग को कॉन्सेप्ट को समझाया गया है हमारा प्यारा भारत महान। ठीक है, आप जानते हो एक रफली स्केच मैं बना रहा हूं। ठीक है, और इस रफली स्केच के थ्रू मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, हमारा एक प्यारा सा राज्य यहाँ पे मौजूद है, ये जगह जिसको बोलते हैं हरियाणा। और इस हरियाणा से कंपेयर किया गया है एशिया का ही एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, और दूसरा यूरोप का एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। इन दो देशों को कंपेयर किया गया है, भारत का एक राज्य है जो कि हरियाणा। अब आपको अगर बात करें अकॉर्डिंग टू यूएनओ की रिपोर्ट, अभी प्रेजेंट टाइम में तो 146 के आसपास की पॉपुलेशन हो रही है, 146 बिलियन। लेकिन अगर सिर्फ हम हरियाणा के बारे में बात करें तो करीब करीब 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। बेल्जियम जो है इसकी जस्ट हाफ लेके चलता है, वही श्रीलंका जो है अप्रोक्स इक्वल वैल्यू लेके चलता है। इन्हीं दोनों को बेस बना के पावर शेयरिंग को समझाया गया आपको कि एक्चुअल में व्हाट इज पावर शेयरिंग। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हम इसी में अब आगे बढ़ते हैं तो हम समझेंगे इन ए डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग ऑकर इन ए वेरियस फॉर्म। अब आप यार तुम समझ रहे हो, अगर किसी परिवार में 2 या 3 बच्चे होते हैं तो क्या सब एक जैसे दिखते हैं क्या, नहीं, सब अलग अलग दिखते हैं। ठीक, लेकिन
एक शब्द आया, लेकिन कुछ ना कुछ जेनेटिक चीजें सेम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पावर शेयरिंग है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। जो पावर शेयरिंग है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक तो एक शब्द आएगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा आता है वर्टिकल। मैंने इससे पहले के लेक्चर भी आपको समझाया था, एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में LEJ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और दूसरा वर्टिकल के बारे में, ये मान लीजिए ये आपके पापा हैं, पापा की नजर में बच्चे सभी बराबर होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, LEJ। वही वर्टिकल के बारे में बात करें, सेंट्रल और स्टेट, बेसिकली ये दो होते हैं। बाद में अमेंडमेंट हुआ जिससे एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गई। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको स्ट्रक्चर क्या बताया, मम्मी और पापा से याद कर लेना, क्योंकि मम्मी पापा के लाडले हो तो उसी हिसाब से याद कर लेना कि LEJ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी तुम्हें LEJ देखने को मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट में भी LEJ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली तो आपको ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, दूसरा वर्टिकल पावर शेयरिंग है। क्या बताया मैंने, एक हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल में अमंग द डिफरेंट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक लेजिस्लेचर जिसका काम होता है मेक लॉ, एग्जीक्यूट का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट कराना, और आता है जुडिशरी। इसे हम एक और शब्द कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर का यूज करेंगे। यहाँ पे एक फ्रेंच थे, व्यक्ति थे, आपको याद होगा, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, बहुत फेमस व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा फेमस। उन्होंने यूएसए के बेस पे सेपरेशन ऑफ पावर को समझाया था कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए अगर भारत में बात करें ना तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कुछ हद तक दोनों क्या है, सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूएसए के बारे में बात करें तो वहां पे लेजिस्लेचर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर एकदम अलग है एज कंपेयर टू डिवीजन ऑफ पावर। मेरी बात समझ में आ गई? तो वर्टिकल पावर समझ में आ गया। पहला तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बताया, दूसरा वर्टिकल। अब तीसरा आता है सोशल। अभी जैसे एक चीज और मैं बता दूं, सॉरी, वर्टिकल में लोकल गवर्नमेंट आया था 1992 में। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा एक्चुअल में 1992 में कैसे आया, अमेंडमेंट के थ्रू आया। आपको पता है भारत का संविधान, जब भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आता है उस चेंज को हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो भारत में दो अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, एक 73rd और एक 74th। तो 73rd, अब यहां पे है ना 73rd 74th जो अमेंडमेंट है उसके बेस पे नगर पालिका और पंचायत दो चीजों को ऐड किया गया था और उसी को लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में जाना गया। मेरी बात इतनी आप लोग को क्लियर हो गई होगी, पक्का, श्योर? ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल क्लियर है और वर्टिकल क्लियर है। सोशल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। देखिए समाज में इतने सारे लोग हैं जबरदस्ती। अब देखिए जैसे आपने सुना होगा करनी सेना का नाम, बजरंग दल का नाम। अब देखिए कई बार गाना बजा बजरंग, तो यहाँ पे क्या एक सोशल ग्रुप है समाज में जो लोगों को क्या करता है, प्रेशराइज करता है। तो आई मीन डिफरेंट सोशल ग्रुप टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। मेरी बात समझ में? कई बार आरएसएस का नाम आपने सुना होगा, मेरी बात समझ रहे हो? तो एक अलग तरीके से ये क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके यहाँ पे भी देखिए लिखा है इन डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग ऑकर इन वेरियस फॉर्म। यहाँ इनके पास भी पावर आ रही, किसी काम को करने की आ जाती। उसी तरीके पॉलिटिकल पावर शेयरिंग के बारे में बात करें, अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। पॉलिटिकल पार्टी बहुत तरीके की होती है, अभी आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल और रीजनल कैसे होती है। लेकिन आप बेसिकली ये चीजें समझो कि डेमोक्रेसी के बेस में अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो अभी जो मैंने आपको चीजें बताई बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअल में जो पावर शेयरिंग है वो पावर शेयरिंग आपको किसमें देखने को मिलती है। अभी जो अकॉर्डिंग टू मैंने लेक्चर के हिसाब से समझाया है उसको आपको समझना है, ठीक है? तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं तब समझ में आए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा सोशल और चौथा क्या है, पॉलिटिकल। तो आपको ध्यान रखना है HV, देखिए HVSP। तो H क्या है हॉरिजॉन्टल, V क्या है वर्टिकल और S क्या है सोशल, P क्या है पॉलिटिकल। तो HVSP से आप याद कर लोगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो है बेसिकली चार पार्ट में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। अब इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे बेल्जियम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्यारा भारत महान, ठीक है? अब प्यारा भारत जो महान है इसके बारे में मैंने एक रफली स्ट्रक्चर के बारे में हर बार आपको समझाया है
ठीक है, उसके बेसिस सकते हैं। यहाँ पे हरियाणा और इससे इसका कंपेयर किया पावर शेयरिंग का, तो कह रहे हैं बेल्जियम में एक यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स पावर शेयरिंग देखने को मिलती है, अरेंजमेंट डिजाइन टू अकोमोडेट इट्स डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। अच्छा, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से बात की जा रही है। हियर आर द की एलिमेंट ऑफ बेल्जियम्स, ठीक है, पावर शेयरिंग मोड। अब एक्चुअल में हम लोग ने बेल्जियम के मॉडल को लिया क्या, आप यहां बेल्जियम का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है, यूरोप का एक देश है, ठीक है, और इसमें अगर हम बात करते हैं आगे के लेक्चर्स में तो आप समझोगे क्यों हम बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हम यहां पढ़ रहे हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे अभी आपको मैंने पावर शेयरिंग में बताया, एक हॉरिजॉन्टल मैंने बताया और दूसरा क्या है, वर्टिकल बताया, और वर्टिकल में भी आपको याद होगा सेंट्रल और स्टेट बताया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पे जो पावर शेयर की जा रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या बनती है दोस्तों, पार्लियामेंट बनती है। क्या बनती है, पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, पावर को क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। और जो शेयर कर रहे हैं वो है कौन, डच पीपुल्स हैं, ठीक है, फ्रेंच पीपुल्स हैं और जर्मन स्पीकिंग पीपुल्स हैं। मेरी बात समझ में आई? तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन mandates that the number of Dutch speaking, French speaking and the ministers must be equal in central government. Some special law required the support of majority from each linguistic group, ensuring that no single community can make decision unilaterally. मतलब किसी एक व्यक्ति को भी पावर नहीं है कि वो डिसीजन ले ले, सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। डच भी हैं, भले नंबर कितने हो, सपोज करिए आप मान के चलिए 100 हैं, एक 50 हैं और एक 10 हैं, भले इनके नंबर डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है, इनकी जो परसेंटेज के बेस पे इनको बिल्कुल भी कंसीडर दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया रहा, कुछ भी नंबर हो। अभी मैं एक्चुअल में बताऊंगा नंबर क्या था, लेकिन अभी के रूप में आप समझ लीजिए नंबर कुछ भी हो, लेकिन इनको पावर क्या दी गई है, इक्वल दी गई है, जिसके वजह से इसको, जो ये माइनॉरिटीज में है, जो कम होते हैं उनको माइनॉरिटीज कहते हैं, जो ज्यादा होते हैं उसको मेजॉरिटी कहते हैं। तो इनमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, इनको ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए, धमाका तो हम लोग मचाएंगे हमेशा की तरीके, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना भाई, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो अभी आपने देखा कि हम लोग ने वर्टिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिकल डिवीजन। और वर्टिकल डिवीजन के अंदर हमने सेंट्रल में बताया कि किस तरीके पावर का बंटवारा किया गया है, डचेस, फ्रेंच और जर्मन। मेरी बात समझ, इनका परसेंटेज भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको आगे ना परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, डच स्पीकिंग का जो परसेंटेज है वो कितना है, 59%। वहीं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स कितने हैं, 40, और जर्मन स्पीकिंग कितने हैं, 1%। इसके होने के बावजूद भी सबको क्या दे रखा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। आप चीजों को समझिए, 59, 40 और 1% होने के बावजूद भी सबको क्या दिया गया है, इक्वल पावर दी गई है। मेरी बात समझ में आ गई, कैसी पावर दी गई है, इक्वल पावर दी गई है। जब इक्वल पावर दी गई है तो किसी भी तरीके का कोई झगड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, कहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट विद इंडिपेंडेंट पावर, स्टेट गवर्नमेंट भी को भी क्या है, इंडिपेंडेंट पावर मिली हुई है। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ज्यादातर देखिए, पावर शेयरिंग का मतलब ही क्या है, अगर आपके ऊपर वर्कलोड है तो आप वर्कलोड को दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो विद पावर के साथ। मेरी बात समझ, पावर का मतलब है आपको डिसीजन मेकिंग की पावर मिल गई, आप डिसीजन ले सकते हो आसानी से। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन, दीज स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अलाउइंग रीजनल एंड ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंड नहीं है क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों इंडिविजुअल पावर लेके चलते हैं, दोनों अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मेरी बात आपको समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो वर्टिकल पावर में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो चीजें हैं उसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। इतना से आपको चीजें को कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स। अब आपको भी मैंने जैसे बताया कि जो बेल्जियम है वहां की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। मेरी बात समझ में आ गई, वहां की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स।
तो सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स द कैपिटल हैज इट्स ओन गवर्नमेंट where both Dutch speaking and French speaking community have equal representation। अब यहाँ पे जो आपको रेशियो देखने को मिलेगा 80:20 का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे है ना फ्रेंच ज्यादा है और डचेस की संख्या कम है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे आप डचेस ज्यादा है फ्रेंच कम है, उसके बाद भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि आपको चीजों को समझना है। पॉपुलेशन कितनी भी हो नंबर में, पॉपुलेशन कितनी भी हो नंबर में, लेकिन उसके बावजूद भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ताकि लोगों के मन में एक निगेटिव फीलिंग ना आने पाए। देखिए आज की डेट में लड़ाई झगड़े बहुत होती हैं। क्यों? सामने वाले को ज्यादा मिल गया, हमको कम मिला, लो लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। समझना क्यों जरूरी है? एक को ज्यादा मिला, एक को कम मिला, दोनों भिड़ गए, तो पापा कहते हैं काम करो, बराबर बराबर बांट लो। जब बराबर बराबर चीजें होती है तो क्या वहां लड़ाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो अब इसी में सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स आ गया। अब आते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में। नाम से पता चल रहा, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम हैज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहां के जो लोकल पीपुल्स है उनसे एक गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसको क्या बोला गया? कम्युनिटी बोला गया। दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, जो एक भाषा के बोलने वाले लोग थे, जैसे डचेस, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द वेयर दे लिव, इट हैज अथॉरिटी ओवर द कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, दैट इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपको ये चीज समझ में आया? देखिए रट्टा बिल्कुल नहीं मानना यार, रटोगे यार मतलब ही क्या है, चीजों को रटना बिल्कुल। देखिए अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए, मैंने कौन कौन सी गवर्नमेंट बताई, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहां था? सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट पावर थी। चीजें समझ में आ गई। इससे पहले के पॉइंट में अगर आप देखोगे तो हम लोग ने जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं बेल्जियम में, बेल्जियम का जो मॉडल है पावर शेयरिंग को, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के एक हरियाणा के छोटे से राज्य से। अब हम लोग तो छोटा कह रहे हैं, लेकिन अदर देशों के लिए हरियाणा बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? अब आप खुद सोचिए, मैंने बताया ना वहां की आबादी की आधी है, वहां 2 करोड़ और बेल्जियम में अप्रोक्स 1 करोड़ के आसपास। तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं? देखिए बेल्जियम मॉडल इज ए इंट्रिकेट बट हैज हेल्प टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। देखिए दैट्स लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बात को समझिए। पीस और स्टेबिलिटी, अच्छा पीस और स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है? इक्वल। भाई जब भी बराबर का बंटवारा होगा तो मारपीट बिल्कुल नहीं होगी। तो यहां बंटवारा क्या था? बराबर का हो रहा था। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के बंदे हो, अगर बराबर बंटवारा हुआ तो क्या लड़ाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बार बार का कॉन्सेप्ट समझिए आप, ठीक है। अब इसी में मैंने अभी आपको जो समझाया कि परसेंटेज क्या है, तो आपको देखिए हियर आर द सम डिटेल नोट्स इन बेल्जियम पावर शेयरिंग। आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन, इसको क्या कहते हैं? देखिए जब भी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आएंगे तो उसे एक शब्द के नाम से जाना जाता है जिसको पूछा जाता है। सिंपल एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैसे अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो आपको सिंपल आंसर देना है। एथनिक कंपोजिशन है यानी कि सोशल स्ट्रक्चर्स वहां का हम बात करेंगे कि डच स्पीकिंग पीपल कितने हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कितने हैं और जर्मन स्पीकिंग पीपल्स कितने हैं, ठीक है। अब यहां भी एक शब्द आता है टेंशन। फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी हैव वाज हिस्टोरिकली वेल्थियर लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट विद द डच। देखिए अगर जो पैसे से ज्यादा ताकतवर है तो वो उसके अंदर एक घमंड आ जाता है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं एक छोटी सी टेंशन देखने को मिली थी। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी वाज हिस्टोरिकल वेल्थियर एंड लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट विद डच स्पीकिंग मेजॉरिटी, क्योंकि डच स्पीकिंग मेजॉरिटी यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना है 59%, वहीं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स कितने हैं 40% है। मेरी बात समझ में? तो ये चीज एक टेंशन का कारण बनी थी। आगे समझिए। तो अब एक्चुअल में पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हम लोग ने अभी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा बेल्जियम का, उसका एक मतलब क्या निकल के आ रहा। तो देखिए सबसे पहले एक टर्म आया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्या बताया मैंने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है इक्वल नंबर्स, ठीक है, ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। भाई मेन तो आपको यही ध्यान रखना है 59 और 40 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रीजनल ऑटोनॉमी, स्टेट गवर्नमेंट हैव इंडिपेंडेंट पावर
एंड आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अपनी है और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी है। मेरी बात समझ में आ गई ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डन। अब आगे देखो, अब हम बात करेंगे ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, जो कि है ना बेल्जियम की कैपिटल है। द कैपिटल हैज इट्स ओन गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप। यानी यहां पे क्या है, कैपिटल इट्स ओन गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए भाषा के आधार पे हो, ठीक है, लैंग्वेज जिसे कहते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में इनके साथ भेदभाव नहीं किया गया। भेदभाव मतलब समझ रहे होगे आप लोग कि मतलब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने पाई, ये चीजों को आपको समझना है। मेरी बात समझ में आ गई। अब इसी में हमने ब्रुसेल्स, अब आते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट के बाद। ए सेपरेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट फॉर डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी हैंडलिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स। मेरी बात समझ में आ गई। इसको समझने की बात है, ये सारे मैटर इन्होंने क्या किया, डील किया। वैसे तो मैंने अभी कम्युनिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी, तो उसको समझना है। तो बेल्जियम का जो मॉडल था इज डिजाइन टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर फेयर गवर्नेंस। अब आपको समझिए, जो बेल्जियम का मॉडल था वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट और इंश्योर, मतलब कॉन्फ्लिक्ट से फ्री था, साथ ही साथ फेयर गवर्नेंस का मतलब क्या है, किसी भी तरीके कोई लड़ाई झगड़ा भेदभाव कुछ भी यहां देखने को नहीं मिला। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहां पे जो भी मैंने आपको चीजें बताई, किसके बारे में बताया, बेल्जियम का कॉन्सेप्ट बताया। किसका कॉन्सेप्ट बताया मैंने, बेल्जियम का। तो जो बेल्जियम का कॉन्सेप्ट आपने ओवरऑल समझा चीजों को अप्रोप्रिएट तरीके से, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि बेल्जियम कितना बढ़िया था। चाहे वो डच स्पीकिंग रहे हो, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स रहे हो, ठीक है, चाहे वो जर्मन स्पीकिंग, उनके बीच में जो पावर्स थी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी। और जब भी पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या लड़ाई झगड़े होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे यार। टू बी फ्रेंकली यार, तुमको सोचो लड़ाई झगड़ा क्यों होगा यार, जब तुमको बराबर की चीजें मिली हुई हैं, क्यों लड़ाई करोगे। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो ये चीजें आप समझना है। अब इसका हम कंपेयर करेंगे श्रीलंका से। तो श्रीलंका के बारे में कंपेयर करने से पहले हमको यह समझना है कि एक्चुअल में श्रीलंका का कॉन्सेप्ट था क्या। तो बेल्जियम के बाद हम पढ़ेंगे श्रीलंका का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पे एक शब्द आएगा दोस्त, मेजोरिटिज्म। जैसे वहां पे भी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा डच थे 59%, तो यहां पे एक टर्म आएगा मेजोरिटिज्म, और वो मेजोरिटिज्म किसका है, सिन्हला का है, ठीक। तो श्रीलंका रिफर टू द डोमिनेंस ऑफ सिन्हला। क्यों, क्योंकि यहां पे इसकी स्पीकिंग ज्यादा थी, मेजोरिटी ओवर द तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटीज। मेजोरिटी का मतलब मैंने पहले बताया है, मेजोरिटी से मेजोरिटिज्म बना है। जो संख्या में ज्यादा हो उसको मेजोरिटिज्म कहते हैं, और जो संख्या में कम हो उसको क्या कहते हैं, माइनॉरिटिज्म, ठीक। तो चीजों को समझना है, विच लेड टू टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब एक बात बताओ यार, अगर एक बंदा ज्यादा है पॉपुलेशन में, ठीक है, और एक बंदा कम है, तो ये अपनी दबंगई इसके ऊपर दिखाएगा। तो जब इसके ऊपर दबंगई दिखाएगा मतलब गुस्सा, देखियो अगर आपके साथ 10 लड़के हो तो पता लगा सामने वाले को घुमा फेंक के मार दोगे या दबंगई कर रहे हो, तो वो तुमको तो क्या लग रहा है, वो हल्के में जिसको लियो वो तुमको नहीं मारेगा, वो भी को घुमा फेंक के मार दे। तो इनके और इनके बीच में क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट। मेरी बात समझ में आ गई। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप चीजों को समझिए। जैसे 1956 में एक एक्ट पास हुआ था डिक्लेयरिंग सिन्हला जो थे, ठीक है, सिन्हला एज अ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दिस रिगार्डिंग द तमिल्स। उन्होंने तमिल को बाइकआउट कर दिया, बाहर में जाओ यार, उनसे क्या मतलब, ठीक। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जो थी वो किसके फेवर में थी, सिन्हलास के पीपल में थी। और जब इनके फेवर में थी, चाहे लोगों को जॉब देना हो, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में बच्चों के एडमिशन कराने हो, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती थी, सिन्हला वालों। तो जो तमिल वाले बंदे थे ना, उनके अंदर एक हीन की भावना आ रही थी, गुस्से की भावना आ रही थी कि बस चल रहा, बस घुम्मा उठा के फेंक के मार दे। मेरी बात समझ। तो परसेंटेज आप खुद ही देखोगे, यहाँ पे जो रेड कलर का हिस्सा देखने को मिल रहा है ये मेजोरिटी में क्या है, सिंहला का था। इसके अलावा जो डिफरेंट कलर्स हैं वो माइनॉरिटीज में हैं, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इनके बेस में आया, किसके लिए, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रमोट द बुद्धिज्म एंड फर्दर सेटलिंग द तमिल इंटरेस्ट। मेरी बात समझ में, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया यहाँ पे। लेकिन होना क्या था यार, जो मेजोरिटिज्म में था, चलना उन्हीं का था। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर एक देख सकते हो, इसको मैंने थोड़ा जूम किया है, ठीक है। जो रेड कलर का हिस्सा है वो सिन्हला का था, जो लाइट हल्का सा ग्रीन कलर देख रहे हो ये श्रीलंका में तमिल लोग थे, और जो हल्का सा ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हो ये श्रीलंका, ठीक है, मोर कम्युनिटी आती थी, और ये कुछ इंडियन तमिल्स यहाँ पे आके बस गए थे। तो ये इनका परसेंटेज है
ठीक है। तो अगर आप देखिए इम्पैक्ट क्या हुआ श्रीलंका तमिल्स के ऊपर, तमिल फेल्ट एलिनेटेड ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन। आई वो अपने आप को एक अलग थलग महसूस करने लगे, क्योंकि उनको हर जगह उनको बाइकआउट किया जा रहा था, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, और चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आपके सामने कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन आ रहे थे। क्या आ रहे थे? डिस्क्रिमिनेशन आ रहे थे। और जब डिस्क्रिमिनेशन आ रहे थे तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और इस केस में आप उनके सामने क्या होने लगे? थोड़ा सा घबराने लगे। देयर रिपीटेड दैट डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। आप सोचोगे यार मैं अपना खुद का एक देश बनाऊंगा, मैं खुद की आजादी लड़ूंगा, और ऐसी विचारधारा इनके अंदर जनरेट होना शुरू हो गई। और तमिल पॉपुलेटेड रीजन वर रिजेक्टेड। उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हो? ओवर टाइम रिलेशंस बिटवीन द सिंहला एंड द तमिल कम्युनिटी बिकम स्ट्रेन। गुस्सा भरी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो इनमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, और जब इक्वल पावर है नहीं तो एक व्यक्ति को अपने आप में हीन भावना महसूस होने लगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तमिल पॉलिटिकल ग्रुप्स बिगिन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट एंड सिविल वॉर। जब एक किसी देश के अंदर युद्ध होने लगे, देश के अंदर जब युद्ध होता है उसे बोलते हैं सिविल वॉर। मेरी बात समझ में आ गई। और इरप्ट ड्यू टू द राइजिंग टेंशन लास्टिंग फॉर डिकेड। डिकेड का मतलब 10 साल। अब आप खुद देख सकते हो कि यहां पे क्या हो रहा है। चीजों को समझना बहुत बड़ी बात है। क्या करना है? समझना बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आपस में जो लोग रह रहे थे उनमें टेंशन कैसे जनरेट हो रहा था। मेरी बात समझ में आ गई ना? यानी एक देश के अंदर जो लोग रह रहे थे, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, उनमें क्यों? क्योंकि सिंहलास को है ना परसेंटेज ज्यादा मिला, तमिल वालों को कम मिला, जिसकी वजह से ये दिक्कत आना शुरू हुई। तो सिन्हा जो श्रीलंका में मेजोरिटिज्म था या मेजोरिटियन पॉलिसी लेड टू अ लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है डिसबैलेंसेस देखने को मिल रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। वहीं अगर हम बेल्जियम के बारे में बात करते हैं तो वहां पे चीजें बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रही थी। फिगर के बेस में देखिए, यहाँ पे डायग्राम के बेस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन किया कि विच वन इज अ बेस्ट मॉडल, वेयर इज अ बेल्जियम और श्रीलंका। तो आइए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले बेल्जियम की पावर शेयरिंग जो थी, रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी रिस्पेक्ट एंड ऑनर दिया गया। यहाँ पे जो लोग मेजोरिटी में थे उनको रिस्पेक्ट दिया गया, ठीक है। जैसे सिंहलास का परसेंटेज मैंने बताया था। फीचर्स क्या है? फेडरल और कम्युनिटी बेस्ड था। यहाँ पे सिर्फ सेंट्रलाइज विद मेजोरिटी कंट्रोल था। जो संख्या में ज्यादा है उनको पावर दे दी गई, जो संख्या में कम है उनसे पावर छीन ली गई। फीचर्स क्या था? इक्वल इंपॉर्टेंस ऑल लैंग्वेजेस, मैंने बताया था। और यहाँ पे सिर्फ सिन्हला जो थे इनको प्रायोरिटी दी गई थी, जिसके वजह से दिक्कत आना शुरू हो गई। फीचर्स के बारे में बात करें, मेंटेन पीस थ्रू द कंप्रोमाइज। तो यहाँ पे क्या हुआ? पीस यानी शांति बनी रहेगी, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, सबको बराबर अधिकार गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ के लोगों के बीच में ही आपस में टेंशन थी। लोग आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, इसके वजह से दिक्कत आना शुरू हो गई, ठीक। अब यहां पे चीजों को समझना है कि बेल्जियम मॉडल जो था इंश्योर करता है हार्मोनी के बेस में। हार्मोनी मतलब शांति एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। कैसा रिप्रेजेंटेशन? फेयर। वाइल श्रीलंका जो था, ठीक है, मेजोरिटियन अप्रोच डिपेंडेंट, ठीक है, एथनिक डिवीजन एंड इनस्टेबिलिटी। यहां पे एथनिक देखने को, एथनिक कंपोजिशन जो था वो बहुत ज्यादा इनस्टेबल था। इनस्टेबल मतलब एक को ज्यादा प्रायोरिटी, एक को कम, क्योंकि 74% माने रखता है। जो सिंहलास का परसेंटेज था 74% था, और जो 74% होने की वजह से उनके अंदर थमक ज्यादा थी। इफ श्रीलंका हैड इंप्लीमेंटेड अ पावर शेयरिंग अप्रोच, टेंशन कुड हैव बीन अवॉइडेड। देखिए, अगर आप श्रीलंका का कॉन्सेप्ट देखोगे, अगर इन्होंने पावर शेयरिंग को सही से अडॉप्ट किया होता तो क्या इनके अंदर टेंशन होती? क्या ये परेशान होते? क्या ये आज की डेट में एकदम शांति से रह सकते थे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न इनके यहां जनरेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन का कारण है ड्यू टू लैक ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मेरी बात समझ में आ गई? तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है।
पावर शेयरिंग इज जस्टिफाइड फॉर बोथ मोरल एंड प्रूडेंशियल रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? इंश्योरिंग फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। भाई मोरल और प्रूडेंशियल रीजन क्या है? स्टेबिलिटी लेके आते हैं। मेरी बात समझ में? कैसे? अभी आगे आइए समझाते हैं। ठीक, अब आपको समझना है मोरल रीजन। सबसे पहले मोरल में क्या होता है? रिस्पेक्ट किया जाता है डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, कोई अलग भाषा बोलता है, कोई अलग भाषा बोलता है। मेरी बात समझ में आ रही? तो यानी रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इन ए डेमोक्रेसी, डिफरेंट ग्रुप, कम्युनिटी and individuals have the right to be heard, and power sharing guarantee their voices and acknowledgement। उनकी आवाज को रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको राइट टू फ्रीडम दिया जाता है। आप बोलिए, आप लड़िए, आप अपने अधिकार के लिए जीजिए। मेरी बात समझिए, यानी यहाँ क्या मिल रही है? रिस्पेक्ट मिल रही है एंड इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है। कहां पे? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरी सिटीजन should have equal say in governance, preventing dominance by any single group। मेरी बात समझ में आ गई? चीजों को समझिए आप कि इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है एंड फंडामेंटल राइट। आपको पता ही होगा भारत में भी फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। आपको कमेंट करना है पहले कितने का फंडामेंटल राइट्स है। समझ रहे हो? तुम इस पूछ रहे हैं, ओके गुड। ठीक, इट सेफगार्ड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको एक राइट ऐसे दिए गए हैं कि आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना होने पाए, और इस कंडीशन में आपको एक नई पावर बूस्ट मिलेगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो बेसिकली आपको 3 चीजें ध्यान रखना है: रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन एंड फंडामेंटल राइट। दिस कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट फॉर द मोरल रीजन। सीधे प्रश्न पेपर में प्रश्न आता है, आपके सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड प्रूडेंशियल रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए हर बार दूसरे या तीसरे अल्टरनेट ईयर्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो मोरल समझ में आ गया होगा। अब प्रूडेंशियल के बारे में बात करते हैं। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। प्रूडेंशियल का मीन मतलब ही होता है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन वन ग्रुप, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट। यानी यहाँ पे जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको खत्म करने का काम करता है। मोरल चीजों को सोचने में मदद करता है और प्रूडेंशियल खत्म करने में मदद करता है। इंश्योर स्टेबिलिटी वहां पे सोचा जाता है और यहां पे किया जाता है। व्हेन डिफरेंट ग्रुप शेयर पावर दे फील इंक्लूडेड, लीडिंग टू अ लॉन्ग टर्म पीस। अगर भाई वो लंबे समय तक चीजों को चलाना चाहते हैं तो उनको चाहिए पीस एंड स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। आप आसानी से डिसीजन ले सकते हो। मल्टीपल व्यू पॉइंट हेल्प इन फॉर्मिंग balanced and effective policies benefiting the nation as whole। मेरी बात समझ में आ गई? चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? ओके, अब आगे आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना यार, प्रश्न में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड प्रूडेंशियल। अगर ये चीज समझ गए भाई बहुत मजा आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? आगे आओ। ठीक, तो पावर शेयरिंग इन ए डेमोक्रेसी टेक डिफरेंट फॉर्म टू इंश्योर बैलेंस। ठीक है, इसमें चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे एक वेट बीम बैलेंस आपने देखा होगा कि दोनों इक्वल आते हैं, और जब इक्वल होते हैं तो कोई दिक्कत आना होना ही नहीं है, किसी भी तरीके की नहीं होती। प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये समझिए यहां पे आप आते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, टू इंश्योर चेक एंड बैलेंस। ये क्या करते हैं? चेक और बैलेंस का काम करते हैं कि चीजों को कैसे कंट्रोल करना है। चेक एंड बैलेंस का मतलब ही यही होता है। ठीक, एग्जांपल, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास बाय लेजिस्लेचर। कोई भी कानून अगर मान लीजिए पास हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या किसी भी देश का, वहां पे उसकी रक्षा करता है। आप देखिए, इसलिए एग्जांपल दिया जुडिशरी का। मेरी बात से जुडिशरी का काम ही होता है चेक करना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो भी मैंने बताया हॉरिजॉन्टल, अब हम बात करेंगे वर्टिकल। तो पावर इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। शुरू में ही मैंने बताया था सेंट्रल और स्टेट, बाद में आया था लोकल
और लोकल भी मैंने बताया 73rd एंड 74th। आपको ध्यान रखना है 1992। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल इंडिया का लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे चीजों को क्या किया, डिवाइड करके समझाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम की गई। इसीलिए इंडिया का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया फटाक से। ये इंडिया का कॉन्सेप्ट ना कि बेल्जियम का है और ना ही श्रीलंका का है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये इंडिया के बारे में आप समझा रहे हैं, ये समझाना चाहते थे। देखिए हमने बेल्जियम और श्रीलंका का मॉडल इसलिए लिया ताकि हम देख सके कि दोनों में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, एक में इक्वल, इसमें एक नॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सिर्फ बेल्जियम के मॉडल के द्वारा भारत में जो पावर शेयरिंग है इसको समझाना चाहते थे कि वहां पे सारे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे एक को ज्यादा दिया गया, एक को कम दिया गया, जिसकी वजह से दिक्कत आना शुरू हो गई। और उसी को बेस बना के भारत की पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। समझ में आ रहा ना? उसको रहते रहो, ठीक है। अब आते हैं सोशल पावर शेयरिंग। तो पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। मेरी बात समझ में आ गई? एग्जांपल दिया जैसे बेल्जियम में भी मैंने बताया था, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हैव सेपरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स है। मेरी बात समझ, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेस पे। समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ पे आप देखिए पॉलिटिकल, अभी सोशल बताया, पॉलिटिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और कोलिशन। मैंने पहले बताया कोलिशन जब दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट मिलके सरकार बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात की है, जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम आपको होता होगा, वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है अलाउ द डिफरेंट ग्रुप टू बी इन्वॉल्व इन गवर्नेंस। मेरी बात समझ में आ गई? ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसी में आगे हम बढ़ते हैं। Each types of power sharing strengthen the democracy by preventing dominance and promoting inclusiveness. Each types of power share, हर तरीके की जो पावर शेयरिंग है कहीं ना कहीं वो प्रिवेंट करती है एक दूसरे लेवल पे की चीजों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके बारे में बात की गई है। और इसी में हम आगे पढ़ते हैं कंक्लूजन के बेस में। तो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि मैंने अभी इससे पहले कई बार आपको बताया 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है चेंज। एक और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, भारत में सबसे पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था और किसके ऊपर हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं मान जाऊंगा आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है। अभी नहीं है, ये होमवर्क है, ठीक है। आगे देखो, ठीक। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू द टू की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबसे पहले इस्टेब्लिश द पंचायती राज सिस्टम। आपने सुना होगा पंच होते हैं 5 लोगों का समूह, उसे क्या कहते हैं, पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे रूरल गवर्नेंस देखने को मिला। इंट्रोड्यूस अ 3 टायर सिस्टम। 3 टायर इसीलिए कहा गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत होती है वो विलेज लेवल पे होती है, पंचायत समिति जो होती है ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला परिषद जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अगर सब किसी के घर में, किसी का गांव घर है तो आप ग्राम पंचायत जान सकते हो, रायबरेली में रहते हो तो आपके मोहल्ले होंगे, वहां पे ब्लॉक समझ सकते हो, और कई सारे ब्लॉक्स मिलके बनता है जिला परिषद। आप मुस्कुराइए, आप माई एम में हैं, रायबरेली हवा ठीक है। चलो अच्छा आगे देखो। तो इंश्योर्ड डायरेक्ट इलेक्शन फॉर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल कास्ट। देखिए मैंने शुरू में बताया था कि SC ST के लिए कुछ सीटें क्या हैं, रिजर्व की गई हैं। क्यों? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा पावर शेयरिंग के बारे में, ताकि कहीं भी किसी को ये ना लगने पाए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटीज में है और माइनॉरिटीज में संख्या कम होने की वजह से वो विरोध कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं अभी हिस्ट्री में बताऊंगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो कुछ हद तक बहुत नाराज थे क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं बेस बनाया गया पावर शेयरिंग को बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल से समझाने का, कि हमने क्यों SC ST लोगों को रिजर्वेशन दिया, क्यों इनको हम वहां पे चीजें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू द लोकल बॉडीज, ठीक है। अब आते हैं
74th कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अर्बन एरिया, वो तो गांव घर का मामला था, वहां पे हमने निपट लिया। अब हम आते हैं शहरों के बारे में। तो शहर में हम यहाँ पे बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लखनऊ का नाम सुने हो वही, ठीक है। तो बड़े शहरों में आ जाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। इन शॉर्ट डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए पावर को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, जब पावर को बांटा जाता है मेरी बात है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, तो यहां पे आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू अर्बन लोकल बॉडीज, mandated regular election for municipal representation, strengthen the financial independence of urban local bodies. These amendments empower the local government to function effectively and promote grassroots democracy. देखिए जब भी हम किसी काम को बांट लेते हैं, यकीन मानिए काम बहुत आराम से होता है। जैसे आपके स्कूल में टीचरों ने अपना काम बांट लिया, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई सोशल साइंस पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को बांट लिया है, और जब काम को बांट लिया है तो काम बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। वैसे यहाँ पे भी पावर्स को बांट दिया गया ताकि आसानी से पूरा हो सके। अब लास्ट फेज है, आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है कितने टायर ऑफ द गवर्नमेंट है। जानना चाहता हूं आपने कितने ध्यान से लेक्चर को सुना है। ओके, और लास्ट फेज में अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन, यार रिजल्ट बहुत ज्यादा है। बाल्टी में जाने के बाद खाना खाइयो, खाना खाने के बाद एक बार पूछते भाई खाने में मजा आया, ये रिजल्ट है। आओ आओ देखते मजा आया कि नहीं। तो कंक्लूजन देखते हैं, पावर शेयरिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, पावर शेयरिंग क्या थी? एसेंशियल था। किस वजह से? कि डेमोक्रेसी को एक जान मिलती है, एक मरे हुए को जान मिलती है, हल्का सा पानी पिला दो। वैसे डेमोक्रेसी को जान मिलती है पावर शेयरिंग से। इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा, साथ ही साथ यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता है क्योंकि सोसाइटी में डाइवर्सिटी है। मेरी बात समझो। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है फेयर रिप्रेजेंटेशन, रिस्पेक्ट प्लूरिज्म एंड प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ग्रुप और इंस्टीट्यूशंस। सक्सेसफुल पावर शेयरिंग like Belgium and inclusive governance foster cooperation, while failure in power sharing Sri Lanka। क्यों फेल्योर है? क्योंकि सिंहलास को 74% मेजोरिटिज्म के साथ वहां पे पावर मिली हुई थी। इस वजह से वहां पे टेंशन बनी हुई थी, परेशान थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ठीक है, तो मेजोरिटिज्म अप्रोच कैन लीड टू द सोशल अनरेस्ट and instability. The power sharing is not just a choice but a necessity in democratic society to uphold the fairness, stability and inclusiveness. That's the end of the chapter. मजाक नहीं करो भाई, मजा आ गया होगा। और दूसरी बात हम आपको बताएं, हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा चल रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन में आपको मैं मस्ती करा रहा हूँ एक लिमिटेशन के साथ, बट यकीन मानिए मैं बार बार कहता हूँ ऑफलाइन में इससे 50 गुना ज्यादा मजा आ जाता है। एकदम डंका बजा देता हूँ भाई, जो गजब का एंजॉयमेंट होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।